हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश कटारिया है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, मैंने तैयार किया है। ये वीडियो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। एंटरप्रेन्योर्स कौन है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए फंड रेजिंग के लिए क्या ऑप्शंस हैं, बिजनेस प्लान क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, मार्केटिंग प्लान कैसे बनाया जाता है। इन सब बातों के ऊपर ये जो वीडियो मैंने तैयार किया है। वीडियो बेसिकली काफी लंबा है, सो इसको मैंने फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ऑल आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 6 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट विल बी शेयर्ड टुडे एंड सब्सिक्वेंटली बैलेंस पार्ट्स विल बी रिलीज्ड। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए यूजफुल है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर्स बनने का सोच रहे हैं या जो स्टूडेंट्स इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। इस वीडियो को बेसिकली मैंने एक पीपीटी के फॉर्म में है, एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है, तो मैं मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। वन बाय वन जो भी इसके पैरामीटर्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो टॉपिक जो है वो है A to Z ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो मैं अभी आपके साथ में अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और इस वीडियो के बारे में, इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में आपको मैं बताता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और जैसा मैंने बताया जो टॉपिक है वो है A to Z ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वीडियो लंबा है, इसके लिए मैंने इसको 6 डिफरेंट वीडियोस में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो बेसिकली जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। उनके लिए इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशंस रहेगी। आप सारे वीडियोस देखें और सारे वीडियो जो है पूरे देखें तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो 3 टर्म है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। वन इज एंटरप्रेन्योर, सेकंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड थर्ड वन इज एंटरप्राइज। सो हु इज एंटरप्रेन्योर? Entrepreneur means a person who sets up a business or businesses taking on financial risk in the hope of profit. जो entrepreneur है बेसिकली उसके पास कुछ नया आइडिया है, he is ready to do some innovation, वो out of the box उसके पास थिंकिंग है, he is ready to take the risk and basically he is a problem solver. अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसको दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास है, तो वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर है। सेकंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द बिजनेस और बिजनेसेस। जो प्रोसेस, जो बिजनेस सेट करने का प्रोसेस है उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंड एंटरप्राइज इज बेसिकली आउटकम ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटिटी बाहर आती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो आउटकम है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड और उसका जो मीनिंग है वो बेसिकली जो मीनिंग है वो है टू बिगिन समथिंग, टू अंडरटेक समथिंग। और बेसिकली ये रिस्क जो लेता है, जो बेसिकली ये आर्मीज के साथ काफी इसको रिलेट किया जाता है, तो ये फ्रेंच वर्ड है। सो 3 टर्म हो गया है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एंटरप्राइज। सो एंटरप्रेन्योर इज पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एक्टिविटी एंड एंटरप्राइज इज आउटकम। सो दिस इज द बेसिक लाइक जो टर्म्स है वो ये है। तीनों टर्म्स आपको मैंने समझाया है। सो जो कैरेक्टरिस्टिक है एंटरप्रेन्योर का वो है उसके पास कुछ इनोवेशन है, उसके पास कुछ नया आइडिया है, उसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसके पास
प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का एक उसके पास जज्बा है। आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में कई स्टार्टअप, कई एंटरप्रेन्योर्स जो है उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है और उन्होंने कुछ न कुछ प्रॉब्लम का उसका रिजोल्व किया है। आप एग्जाम्पल लीजिए, रेड बस। जब आज से 7 या 8 साल पहले बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ करता था, बस में जाना या बस में बुकिंग करना टिकट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो रेड बस जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिसमें जो कस्टमर है और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। सो रेड बस इज ए सक्सेसफुल मॉडल। सेम थिंग आप पेटीएम देखिए, डिजिटल पेमेंट का एक प्लेटफॉर्म है। एवरीबडी, आपको 5 रुपए का अगर जो है ट्रांसफ़र करना है या 25,000 का ट्रांसफ़र करना है, दिस इज़ वेरी इजी मेथड। आप अपने मोबाइल से किसी को भी पेमेंट करना होता है तो पेटीएम काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो पेटीएम का जो सब्सक्राइबर बेस है वो ऑल ऑफ सडन बहुत बढ़ गया था एंड एवरीबडी इज यूजिंग दिस सर्विस। जोमेटो इज अनदर प्लेटफॉर्म। जोमेटो पे आप देखिए कि जो पहले ये लगता था कि शायद ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा, लोग जो है केवल रेस्टोरेंट में जाके ही खाना पसंद करते हैं, बट जोमेटो ने सारा डेफिनेशन चेंज कर दिया है। जो यंगस्टर हैं, जो सिंगल रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए जोमेटो और स्विगी आज ऐसे ऐप हो गए हैं जिसके बिना उनका ज़िंदगी नहीं चलता है। एवरीबडी इज़ यूजिंग दिस जोमेटो प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्डरिंग फूड। ओला इज़ अनदर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, जहाँ पे जो पहले आप देखते थे कि जो ऑटो रिक्शा है या जो टैक्सी वाले हैं, दे यूज टू चार्ज आर्बिट्रेली, उनका कोई लॉजिक नहीं होता था। बट ओला और उबर आने के बाद में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि जो मैं सर्विसेज ले रहा हूँ उसका जो मेरे पास जो एक्सपेंसेस होगा वो जेन्यून होगा। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, गलत चार्ज नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो एक कंफर्ट मिला है लोगों को, जो ट्रेवलर्स हैं उनको जो कंफर्ट मिला है वो एक बहुत अच्छा उसके कारण प्लेटफॉर्म मिला है। सो ओला इज अगेन ए सक्सेसफुल मॉडल। फ्लिपकार्ट देखिए, फ्लिपकार्ट में भी आप देखिए कि एक बायर और सेलर के लिए एक मार्केट प्लेस तैयार कर दिया है और एन नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन एंड एवरीबडी इज यूजिंग this app or this website to purchase their goods or services and anything like that. And one more this successful venture is Oyo Rooms। आप देखिए ओयो रूम्स के जो मिस्टर रितेश अग्रवाल है, एट ए वेरी यंग एज ही हैज़ मेड दिस सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जो होटल बुकिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। सो आप इन सब में जो कॉमन चीज़ है वो आप देखेंगे कि कुछ उसमें इनोवेशन है, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, न्यू आइडियाज़ को लिया गया है। एक जो प्रॉब्लम था, जो हो सकता है आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा हो या जो है वो लेटेंट प्रॉब्लम हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम इसमें किया है। और डेफिनेटली इन सब में रिस्क टेकिंग तो इन्वॉल्वमेंट था ही, रिस्क लिया है। जो भी एंटरप्रेन्योर्स थे या जो भी स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया था उनके लिए एक रिस्क टेकिंग वेंचर था। बट अगेन जो एंटरप्रेन्योर है वो उसको रिस्क लेना ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे जो सक्सेस रेट है एंटरप्रेन्योर्स का या स्टार्टअप का, इट इज लेस देन 10%। डिस्पाइट ऑफ दैट पीपल आर रेडी टू टेक द रिस्क एंड दे आर रेडी टू प्लंज इन दिस बिजनेस। सो द रीजन आता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों जाना चाहते हैं, आप व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप। कई रीजंस होते हैं जिसके लिए जो है जो यंग बंदा है या जो प्रोफेशनल है या जो प्रोफेशनल जो सर्विस कर रहा है उसको भी 1 या 2 या 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद में वो चाहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप करे। तो इसके कई रीजन है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज फ्रीडम ऑफ वर्किंग। ही इज हिज ऑन बॉस बेसिकली, कोई जो है उसका बॉस नहीं रहेगा। देयर इज नो फिक्स टाइमिंग, ऐसा नहीं है कि कोई 9 से 6 का जो जॉब होता है या 9 से 7 का जो जॉब होता है वो उसको नहीं करना है, उसके पास पूरा फ्रीडम है। सो
लोग बाग चाहते हैं कि हम फ्रीडम के तरह काम करें, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पब्लिक जो लोग चाहते हैं कि जो है फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंसी मिले उनको, और जितना वो काम कर रहे हैं उतना रिटर्न उनको मिले, ये भी एक रीजन है। कई लोग चाहते हैं कि वो जॉब सीकर नहीं बनना चाहते हैं, दे वांट टू गिव जॉब्स टू द यंगस्टर, उनको कोई जॉब देना चाहते हैं, और एक उनका ये रहता है कि जीडीपी में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करें, कुछ एक्स्ट्रा वो करें। रिकॉग्निशन फॉर हिम एंड फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, आप देख रहे हैं कई जो स्टार्टअप है या कई जो ई कॉमर्स कंपनीज है वो यंगस्टर ने शुरू किया है, उनको बहुत फेम मिला है। जो काम बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है 20 या 25 या 30 साल काम करने के बाद भी नहीं कर पाए, वो काम जो है रितेश अग्रवाल या सचिन बंसल या बिन्नी बंसल जैसे लोगों ने 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स में करके दिखाया है। तो जो रिकॉग्निशन मिली है उनको, दैट इज एज गुड एज जो टाटा या बिरला या अंबानी को मिली है, उस टाइप की रेपुटेशन उनका हुआ है, उन सब रिकॉग्निशन को मिली है। डिजायर टू क्रिएट समथिंग न्यू, उनका ये इच्छा है कि जो है वो कुछ अलग लीग से हटकर कुछ प्रोड्यूस करे, कुछ इनोवेशन करे, कुछ नया बनाए। एक और जो सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने का एक अट्रैक्शन है, वो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग एंड फाइनेंसेस फॉर द राइट प्रोजेक्ट। पहले आज से 15 साल पहले 20 साल पहले जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट था वो एक इकोसिस्टम नहीं बना हुआ था, तो इसके कारण न तो फाइनेंस मिलता था, न इन्वेस्टमेंट किसी से मिल पाता था, और अच्छा आइडिया होने के बावजूद जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है अपना काम शुरू नहीं कर पाते थे। बट आज जो है वो आप देख रहे हैं कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आप देखें तो उन्होंने भी काफ़ी स्कीम्स जो है शुरू किया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और एक जो है प्रमोशन वहाँ से भी आ रहा है, और एक इकोसिस्टम बना है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। दूसरा जो एक नेक्स्ट जो एक रीजन है वो आप देखेंगे कि चेंज ऑफ परसेप्शन टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंड्यूसिव इकोसिस्टम। आप देखते हैं कि आज से अगर आप 70s या 80s की बात करते हैं तो एवरीबडी यूज्ड टू गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते थे। एक सेफ जॉब था, कम रिस्क था, रिवार्ड कम थे बट रिस्क भी कम था, और सबका ये होता था कि भाई हमको गवर्नमेंट जॉब करना है, हमको प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है। लेकिन आप देखते हैं कि 90 के बाद में जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब सारे मार्केट्स ओपन हुए और काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो इंडिया में आया, उस टाइम बेसिकली आप देखते हैं कि जो एक शिफ्ट हुआ फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करने लगे। वहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा था बट जो रिवार्ड था या जो सैलरी लेवल्स थे वो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उससे काफ़ी बेहतर थे। तो लोगों का जो है अट्रैक्शन प्राइवेट सेक्टर की तरफ हो गया। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी आई तो वहाँ पे लोगों ने काम करना शुरू किया। उसके बाद आप देखते हैं कि 2010 के आसपास जब एंटरप्रेन्योरशिप का एक दौर शुरू हुआ, जब ई कॉमर्स कंपनीज आए, जो स्टार्टअप आए, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने, चाहे वो IIT करने के बाद में या MBA IIM से MBA करने के बाद लोगों ने स्टार्टअप को ज्वाइन करना शुरू किया। और आप देखते हैं कि अब वहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है, ESOPs का ऑप्शन है, वेरिएबल पेमेंट्स उनको मिलता है, काफ़ी अच्छे सैलरी लेवल्स है। तो बट अगेन स्टार्टअप में आप देखते हैं कि वहाँ पे जो रिस्क है वो ज़्यादा है, रिवार्ड ज़्यादा है, अर्निंग के ऑप्शंस ज़्यादा है। तो जो शिफ्ट हो रहा है आप देखिए फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर टू स्टार्टअप, और जो अभी का जो दौर है आप उसमें देखेंगे तो उसमें कई लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का जो परसेप्शन है वो भी चेंज हुआ है। पहले अगर आप बिजनेस करने का सोचते थे तो घर वालों से रेजिस्टेंस होता था या सोसाइटी से रेजिस्टेंस होता था कि भाई आप इतना पढ़ने के बाद में जो है आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको जॉब मिल जाएगी और आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो एक जो परसेप्शन था वो सोसाइटी का भी चेंज हुआ है। और इसके अलावा आप देखें कि एक इकोसिस्टम बन गया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो
सिस्टम है। आप देखिए, बेंगलोर आप जाइए या पुणे में आप देखिए या बॉम्बे में आप देखिए, तो एक पूरा इकोसिस्टम है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अट्रैक्शन इसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो ये सारे रीजंस के कारण जो है आप देखते हैं कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरह जाना चाहते हैं। जो यंगस्टर हैं उनका भी अट्रैक्शन है, जो कुछ सालों का जिनका पास एक्सपीरियंस है वो भी चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, अपना कुछ एंटरप्राइज बनाएं, अपना कोई स्टार्टअप बनाएं, अपना कोई बिजनेस शुरू करें। सो दीज आर द रीजंस। सो अभी अपन आते हैं A to Z ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है और इसमें आपको मैं ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं आपके बारे में इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा मैं। सो वी विल स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट ए। अल्फ़ाबेट ए इज फॉर एटीट्यूड। मैंने यहां लिखा है योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है, उनका डीएनए डिफरेंट होता है, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कैपेसिटी रखते हैं, उनके पास कुछ आइडिया होता है और वो बेसिकली दे वांट टू डू सम डिफरेंट थिंग इन लाइफ। ये एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी के बस का नहीं है, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है, फेलियर रेट इज मोर देन 90%। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस फील्ड में अगर आ रहे हैं तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए नहीं बने हैं तो आपको इस फील्ड में या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो एटीट्यूड बेसिकली क्या है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि जो एक बिजनेसमैन है या जो एंटरप्रेन्योर है वो कैसे डिफरेंट सोचता है। मैं जस्ट एक आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं। एक कंट्री था, काफ़ी समय पहले की बात है, ऑलमोस्ट 30-35-40 ईयर्स बैक। साउथ अफ्रीका में एक कंट्री हुआ करती थी, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और एक कंपनी है जो कि यूके बेस्ड कंपनी थी। और यूके बेस्ड कंपनी जो है वो शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी, वो जूता बनाने के काम करती थी। तो जब यूके में जब देखा कि उसका जो है मार्केट सेचुरेट होने लगा है, नया बिजनेस एक्सपांड नहीं हो पा रहा है, तो जो उनका एमडी है उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अपन जो है डिफरेंट मार्केट में जाए और वहाँ पे जाके उसका प्रमोशन करें। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के कंट्री को चूज़ किया कि वहाँ जाके अपन देखते हैं अगर वहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल हो पाता है या वहाँ से कोई नया बिजनेस अपने को मिल पाता है। तो उन्होंने अपना जो एक सेल्स मैनेजर था उसको साउथ अफ्रीका भेजा उसको और बोला कि भाई आप वहाँ पे स्टडी करके आइए, वहाँ पे रिसर्च करके आइए कि इस शूज़ का वहाँ पे क्या मार्केट है और वहाँ पे अपन कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं। सेल्स मैनेजर जाता है साउथ अफ्रीका के उस कंट्री में जाता है और वहाँ पे 1 दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है और वापस जो है वो अपने कंपनी को एक टेलीग्राम करता है। तब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, टेलीग्राम करता है कि भाई यहाँ पे तो कोई मार्केट है ही नहीं शूज़ का, क्योंकि यहाँ पे नोबडी वियर्स द शूज़, यहाँ पे कोई भी बंदा शूज़ पहनता नहीं है, तो यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है और मैं नेक्स्ट फ्लाइट से जो है वापस हेडक्वार्टर में आ रहा हूँ। वो आ जाता है और अपने जो मैनेजमेंट है, जो एमडी है, उसको भी बोलता है कि भाई वहाँ पे कोई मार्केट नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई भी जूता नहीं पहनता है। बट समहाउ जो एमडी होता है वो उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है या जो रिसर्च है इसकी प्रॉपर नहीं है। और वो 10 दिन बाद 12 दिन बाद जो एक दूसरा उसका एक सेल्स मैनेजर था उसको बोलता है कि भाई आप साउथ अफ्रीका के उस कंट्री में जाके आइए और वहाँ पे देखिए कि शूज़ का क्या मार्केट है। एज यूजुअल दूसरा बंदा जाता है वहाँ पे 10-12-15 दिन बाद में
और वहाँ पे एक दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, और तीसरे दिन जो है वो अपने एमडी को टेलीग्राम करता है कि सर यहाँ पे शूज़ का बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहनता है, आप जो है 2 कंटेनर शूज़ के यहाँ पे भेज दीजिए, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया है। तो एमडी पूछता है कि भाई जो मेरा पहले वाला सेल्समैन था वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, आप बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। तो उसका ये बोलना था सर यहाँ पे क्योंकि कोई शूज़ नहीं पहनता है, कोई कंपटीशन नहीं है, पहले मैं यहाँ के लोगों को बताऊंगा कि शूज़ पहनने के क्या एडवांटेजेस हैं, शूज़ के पहनने के क्या फ़ायदा है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की उसका मुझे 100% जो है मार्केट मेरे लिए है। तो इट्स ए बिग मार्केट, आप शूज़ भेजिए, यहाँ जो है मार्केट कैप्चर करने का मेरा काम है। तो 2 सेल्समैन हैं, दोनों का जो है पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। एक के लिए कोई मार्केट नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहनता है, और दूसरे के लिए बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि वहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहनता है। तो ये जो डिफरेंट एटीट्यूड है दोनों का, यही जो है बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर है वो यही देखता है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पे भी वो अपॉर्चुनिटी खोजता है, देखता है कि कैसे हम इसमें बिजनेस कर सकते हैं, कैसे हम अपना जो आइडियाज़ है वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे जो है एंटरप्रेन्योरशिप हम यहाँ पे करके अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। सो एटीट्यूड इज़ बेसिक। उसके बाद की सारी स्टोरी है, उसके बाद सारा जो है शुरू होता है। अगर आपको लगता है आप बिजनेस कर पाएंगे, अगर आप आपके लिए बिजनेस सूटेबल है, आप करिए, अदरवाइज इस फील्ड में जाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज ए फॉर एटीट्यूड। नेक्स्ट वन इज, आपने देखा है कि आप जब फिट है, आपको लगता है आप बिजनेस कर सकते हैं। सो नाउ सेकंड इज बी फॉर बिजनेस प्लान। सो बिजनेस प्लान क्या होता है? ए बिजनेस प्लान इज डिफाइंड बाय एंटरप्रेन्योर इज ए written document describing the nature of the business, the sales and marketing strategy, and the financial background, and containing a projected profit and loss statement. ये बेसिकली एक आप अपना एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, उसमें आप लिखते हैं कि मेरा किस टाइप का बिजनेस है, क्या मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहेगा, क्या प्रॉफिट एंड एक जनरल स्टेटमेंट आप एक बनाते हैं, लिखते हैं कि भाई ये मेरा बिजनेस प्लान है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन कि इसको किस टाइप से जो है। सो जो बिजनेस प्लान है आप उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 जो है पार्ट उसमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द फर्स्ट इज द बिजनेस कॉन्सेप्ट। इसमें आपको ये देखना है कि आपको किस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, क्या बिजनेस स्ट्रक्चर है, आपके पास प्रोडक्ट है या सर्विस है, आपके पास क्या प्लानिंग है जिससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। सो फर्स्ट इज बिजनेस कॉन्सेप्ट। सेकंड इज मार्केट प्लेस सेक्शन। मार्केट प्लेस में आपको ये डिसाइड करना है आपके पास क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, आपके पोटेंशियल कस्टमर क्या है, मार्केट साइज क्या है, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहेगा, अगर सर्विस सेक्टर में है तो आप किस टाइप के जो है कस्टमर को आप कैटर करने वाले हैं, रूरल में है या आप अर्बन सेक्टर में में काम करना चाहते हैं, अर्बन एरिया में काम करना चाहते हैं, कंपटीशन का क्या वहाँ पे पहुँच है, किस टाइप का कंपटीशन का नेचर है, उस बिजनेस सेक्टर में आना कितना आसान है, क्या ऐसा तो नहीं कि बहुत आसानी से आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो कॉम्पिटिटर का एंट्री वहाँ पे हो। तो ये बेसिकली सारा जो है मार्केट प्लेस सेक्शन में आपका आएगा। एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल सेक्शन। सो फाइनेंशियल सेक्शन में आपका इनकम एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल रेशियोज जो होता है वो आपको देखना है, ब्रेक इवन एनालिसिस करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखना है, फंड कहाँ से रेज होगा वो आपको देखना है। सो बेसिकली आपने इसको 3 पार्ट में अपने बिजनेस जो प्लान है उसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट, सेकंड मार्केट प्लेस, एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल सेक्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेज में
अपन जो ये तीन सेक्शंस हैं, इसको अगेन वी विल डिवाइड इन 7 मेजर कंपोनेंट्स। सो ये क्या होता है बिजनेस प्लान में बेसिकली, तो 3 वो आपका सेक्शन हो गया। नाउ आप इसको जो है 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में आप इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव समरी। सो एग्जीक्यूटिव समरी आप 1 पेजर मान सकते हो, 1 पेज के ऊपर आपका उसका पूरा डिटेल रहेगा। ये ब्रीफ समरी होती है आपके प्रोजेक्ट की। आपका बिजनेस प्लान क्या है, आपको अपना बिजनेस को डिस्क्राइब करना है, आपकी क्या प्रॉब्लम जो है वो आप सोल्व करने वाले हैं, आपके बिजनेस का यूएसपी क्या है, आप इस बिजनेस में क्यों सक्सेसफुल रहेंगे, आपका टारगेट मार्केट क्या है। बेसिकली ये सारी डिटेल्स आप एक 1 पेजर पे डाल देते हैं और वो आपकी होगी एग्जीक्यूटिव समरी। सेकंड वन इज बिजनेस डिस्क्रिप्शन। आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है, आप किस इंडस्ट्री को कैटर कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, आप जो प्रोडक्ट है उसका प्रेजेंट आउटलुक क्या है, इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक क्या है, यूएसपी क्या है, उसमें अगर कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं तो वो क्या है, इन सब बातों के बारे में आपको उस बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर करना है। थर्ड वन इज मार्केट स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी, आप अपने प्रोडक्ट को किस मार्केट में सेल करने वाले हैं, वो रूरल है, अर्बन है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, रिटेल में है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस टाइप से होगा, पोटेंशियल कस्टमर्स क्या है, अब मार्केट साइज क्या रहेगा, उस मार्केट साइज में आप कितना मार्केट शेयर आप लेंगे, ब्रांड प्रमोशन की क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग के लिए आप क्या करने वाले हैं। ये सारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट है वो आपको कंसीडर करना है मार्केट स्ट्रेटेजीज में। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एंड स्वॉट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्वॉट एनालिसिस आपको अपने बिजनेस का करना है। स्वॉट एनालिसिस मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप अपने बिजनेस में आपको देखना है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या वीकनेसेस है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ सकती है, किस फील्ड में आपको लगता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा बिजनेस कर पाएंगे, किस टाइप की थ्रेट्स है उस बिजनेस के लिए, क्या कंपटीशन के लिए बहुत आसान है इसको करने के लिए, या कोई इम्पोर्ट जो है सब्स्टिट्यूट उस प्रोडक्ट का आने वाला है, या अगर आप कोई ऐप या कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो कई लोगों के पास कई आइडियाज़ होते हैं, सो रिपीटेटिव तो नहीं है, या कॉपी करना कितना आसान है आपके आइडिया को। तो ये सारा जो है आप अपने स्वॉट एनालिसिस में डालेंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज़ और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है आपके बिजनेस में एंटर करने में। अभी आप जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज जो है बिकॉज ऑफ कोरोना और बिकॉज ऑफ दिस थिंग लॉकडाउन, हर बिजनेसमैन दे आर मेकिंग सैनिटाइजर, दे आर मेकिंग पीपीज, दे आर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिसइंफेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं वो बना रहे हैं। बट बात यह है कि क्या ये हर इतना कंपटीशन अगर उसमें हो जाएगा तो आपको कुछ प्रॉफिट मार्जिन उसमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। या कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग उस फील्ड में जा रहे हैं तो हम भी उस फील्ड में जाएं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको 6 महीने 8 महीने बाद जब इसका रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा और जब ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा तो हो सकता है आप उसको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिले। सो आपको अपने बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। देन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लान। अगर आप कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट से लेके जब मास प्रोडक्शन करने वाले हैं या उसका मास मार्केटिंग करने वाले हैं तो उसका क्या प्लान रहेगा, ये पूरा डेटा आपको शेयर करना है। देन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट प्लान आपको शेयर करना है कि थिंग्स विच आर क्रिटिकल टू ऑपरेशंस, आप अपना बिजनेस का लोकेशन क्या रहेगा, मैन पावर की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ऑफिस का क्या आप करेंगे, लेबर का कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, दूसरी फैसिलिटीज़ आप क्या करेंगे, अब जो दूसरे आपके जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स रहते हैं उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं।
सो बेसिकली ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट प्लान के ऊपर आपका ये पूरा आप डिटेल्स उसमें शेयर करेंगे। एंड लास्ट वन इज फाइनेंशियल फैक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेवेन्यूज कितना आप जनरेट करेंगे, एक्सपेंसेस क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, डिफरेंट रेशियोज। तो ये एक फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना पड़ेगा। तो हमने कवर कर लिया है ए एंड बी। ए इज फॉर एटीट्यूड एंड बी इज फॉर द बिजनेस प्लान। थर्ड और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सी फॉर कैपिटल या फिर फंडिंग प्लान। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अच्छा आइडिया है, आप उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करें या एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन फंडिंग नहीं होने के कारण, फाइनेंस नहीं होने के कारण आप उस आइडिया को जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली आज का जो एरा है, आज का जो टाइम है, उसमें एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जहां पे अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। कई ऑप्शंस हैं जहां से आप जो है फंड्स आपको मिल सकता है और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आप जो है शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला एक होता है फाइनेंस का, वो तो सेल्फ फाइनेंस है। अगर आपके पास अपना खुद का पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सेकंड इज फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली में अगर कोई वेल टू डू है और आपके आइडिया में उसको बिलीफ है तो डेफिनेटली आप उसके पास जाके चाहे आप उसको अपने बिजनेस का कुछ शेयर, जो बिजनेस का कुछ परसेंटेज भी है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं और उससे आप फंडिंग ले सकते हैं। थर्ड वन इज बैंक लोन। अभी काफ़ी स्कीम्स हैं बैंक्स की जहाँ पे जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के में आपको लोन मिल सकता है, या मुद्रा एक स्कीम है उससे भी आपको लोन मिल सकता है। और इस लोन में सबसे अच्छी बात है कि कुछ सब्सिडी भी अवेलेबल रहती है। उसमें लिमिट है, उसमें आपको अगर रूरल मार्केट में या रूरल जगह पे अगर आपको अपना बिजनेस लगाना है तो उसमें करीब 25% की सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप अर्बन में लगाना चाहते हैं तो अराउंड 15% की सब्सिडी है। अगर विमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए सब्सिडी ज़्यादा है, ज़्यादा सब्सिडी उनको मिल सकती है। और बेसिकली जो है ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं आपको करीब 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेटरल दे या बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाता है। इसी तरह जो मुद्रा है उसमें भी आपको लोन मिल सकता है। बैंक लोन एक ऑप्शन है। इसके अलावा जो फोर्थ जो है ऑप्शन वो है सीड इन्वेस्टमेंट या इनक्यूबेटर्स। ये बेसिकली जो काफ़ी आज की तारीख में जो काफ़ी लोग हैं जो कि इनक्यूबेटर्स की तरह काम कर रहे हैं। और अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, अगर आपके पास अच्छी टीम है तो वो 5 से 10% तक आपका इक्विटी लेके करीब 5 से लेके 40 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपके प्रोजेक्ट में कर लेते हैं। और बेसिकली ये जो है वो इक्विटी फॉर्म में होता है। वो इक्विटी आपसे लेंगे और 5 to 10% की इक्विटी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये जो इनक्यूबेटर्स है ये काफ़ी अवेलेबल है इंडिया में। काफ़ी लोग जो है आज की तारीख में इस टाइप के, जो अगर आपके पास अच्छा आइडियाज़ है तो वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसके अलावा पैसे के अलावा या कैपिटल के अलावा वो आपको मेंटरशिप और कभी आपको ऑफिस स्पेस का भी अरेंजमेंट कर देते हैं। ये एक ऑप्शन है आपके पास, सीड इन्वेस्टमेंट, जो कि काफ़ी अर्ली स्टेज का जो आपका फंडिंग होता है उसको बेसिकली सीड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंजल इन्वेस्टमेंट, एक्सेलरेटर, प्री सीरीज ए करके जो है ये एक ऑप्शन है फंडिंग का। और इसको जो है एंजल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इसमें जो इक्विटी की है वो करीब 10% to 25% आपका जो टोटल वैल्यूएशन है आपके प्रोजेक्ट का या आपके बिजनेस का, उसका 10 to 15% जो है इक्विटी आपको शेयर करना पड़ता है।
कई जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कंपनी में एमडीज हैं, वो स्टार्टअप में काफ़ी अपना फंडिंग कर रहे हैं। और एक जो है रेगुलर फीचर हो गया है कि जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा कहीं ना कहीं डिफरेंट सेक्टर्स में लगा के या डिफरेंट जो बिजनेसेस है उसमें लगा रहे हैं। इसमें रतन टाटा हैं, अमिताभ बच्चन हैं, अजीम प्रेमजी, कुणाल बहल, सचिन बंसल, ये सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इसके अलावा भी काफ़ी काफ़ी लंबी लिस्ट है जो कि फंडिंग करने को तैयार है। सबसे जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है वो होता है कि आपका जो बिजनेस है उसमें कितना पोटेंशियल है, या जो बिजनेस है वो आगे किस लेवल तक वो ले जा सकेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है फंडिंग। कई कंपनी के जो सीईओज हैं या एमडीज हैं, लाइक मिस्टर कृष गोपाल कृष्णन हैं, राजन आनंदन हैं, मोहनदास पाई है, ये लोग भी जो है एंजल इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। और बेसिकली ये अपना खुद का जो पैसा है वो स्टार्टअप में लगाते हैं। दिस मनी इज देयर्स ओनली, वो अपना पैसा होता है वही अपना लगाते हैं। इसके अलावा कुछ एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एक लाइक आप देखते हैं कि एक इंडियन एंजल नेटवर्क है, मुंबई एंजल नेटवर्क है, हैदराबाद एंजल्स है, चंडीगढ़ एंजल्स है। इसके अलावा भी काफ़ी ये जो है एंजल फंडिंग की काफ़ी जो है वेंचर्स है, काफ़ी ये जो है नेटवर्क है, वहाँ पे जाके आपको जो है फंडिंग का चांस रहता है। उसमें आप सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी, सीरीज़ डी, काफ़ी लंबा जो है आपका फंडिंग का एक पूरा एक प्रोसेस रहता है, उस बेसिस पे आपको पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट थोड़ा ग्रोथ उसमें आना शुरू हो गया है, कुछ कस्टमर्स उसमें जुड़ चुके हैं, और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि इस बिजनेस में काफ़ी आगे स्केलेबिलिटी है, इसको काफ़ी अच्छे लेवल पे ले जा सकता है, तो नेक्स्ट लेवल की जो फंडिंग होती है उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। और इसमें करीब 20 से 40% तक की सीरीज ए में जो है वो फंडिंग होती है। इसी तरह बी, सी और डी फंडिंग भी होती है। काफ़ी वेंचर कैपिटलिस्ट है इंडिया में, लाइक एसएल पार्टनर्स, हेलियन वेंचर पार्टनर्स, ये सेक्विया करके है, आईडीजी वेंचर इंडिया, सेप पार्टनर्स। ये बेसिकली वेंचर फंडिंग कंपनीज है जो एक अच्छे लेवल पे बिजनेस आने के बाद ही उसमें फंडिंग करती है, और उसमें जो इक्विटी का शेयर होता है वो 20 to 40% रहता है। और इसके बाद जो होता है वो नेक्स्ट लेवल आता है, वो होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी स्टार्टअप है, उसका एक ड्रीम रहता है कि वो अपना एक आईपीओ लेके आए। तो ये बेसिकली डिफरेंट वेज है जिसमें कि बिजनेस में फंडिंग हो सकता है, इनसे आपको फंडिंग मिल सकता है अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, आपको इनसे मदद मिल सकती है। लेकिन इनसे फंडिंग लेना या इनसे इन्वेस्टमेंट करवाना भी आसान नहीं होता है। काफ़ी फैक्टर्स है जो कि ये सब देखते हैं, क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आइडिया, लाखों आइडिया जो है वो फ्लोट करते हैं मार्केट में, लेकिन कुछ ही लोगों को जो है फंडिंग मिल पाता है। और फंडिंग मिलने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहे या आपके उस बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे ले आ सके। जो ये जो फंडिंग करने वाले हैं, या जो ये इन्वेस्टमेंट फंडर्स है, फंडिंग है, या एंजल फंडिंग करने वाले हैं, ये आपके बिजनेस में क्या देखते हैं बेसिकली, ये मैं आपको इस स्लाइड में बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है विजन एंड बिलीफ ऑफ द फाउंडर्स के साथ जब उनका मीटिंग होता है तो वो उनमें ये देखते हैं कि वो स्पार्क है या नहीं है, वो इसमें विजन है या नहीं है, या ये केवल एक साइड बिजनेस की तरह, या जो है बिजनेस चला तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, उस बेसिस पे काम करने वाला ये बंदा तो नहीं है। तो विजन एंड बिलीफ ऑफ द फाउंडर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये जो है आपका फंडिंग करने वाले जो है वो देखते हैं। सेकंड इज ट्रैक्शन एंड स्केलेबिलिटी। आपका जो बिजनेस है उसका मार्केट साइज क्या है, उसका कितना मार्केट शेयर आपको मिल सकता है, कितना तेजी से आप उसको स्केलेबल कर सकते हैं।
ट्रैक्शन क्या है, कितना फास्ट इसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, इन सब बातों को बड़े ध्यान से देखा जाता है। और बेसिकली ये इन्वेस्टर से इनके पास हर दिन या हर हफ्ते कई हजारों प्रपोजल्स आते हैं और उनको 5 या 10 या 15 मिनट उस फाउंडर से बात करने पे मालूम चल जाता है कि ये इसमें इस बिजनेस में पोटेंशियल है या नहीं है। इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर वो देखा जाता है गुड मैनेजमेंट टीम। आपके पास टीम कौन सी टीम है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो किस फील्ड में उनका जो है ज़्यादा वो है, टेक्निकल साइड में वो है या मैनेजमेंट साइड में उनका रोल ज़्यादा रहेगा, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स वो पहले कर चुके हैं, अगर नया है तो उनका क्रेडिबिलिटी क्या है, इन सब बातों का जो है ध्यान रखा जाता है। देन टारगेट मार्केट साइज, जिस मार्केट सेगमेंट में काम कर रहे हैं उसका साइज कितना है, बिजनेस साइज क्या है, कितना परसेंटेज मार्केट शेयर आपको मिल पाएगा, ये सब बातें देखी जाती है। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है रीजनेबलनेस और इन वैल्यूएशन। कई बार होता है कि जो आपका स्टार्टअप है आप उसका जो है सही वैल्यूएशन नहीं करते हैं, कई बार उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो जो इन्वेस्टर है वो आपके प्रोजेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो इतना उनको ये नहीं लगता है कि इस प्रोजेक्ट का इतना पोटेंशियल है या इस प्रोजेक्ट का इतना वर्थ है। इसके कारण वो फिर उस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करने से के पहले सोचते हैं। और लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है वायबल एग्जिट स्ट्रेटेजीज। अगर किसी कारण से प्रोजेक्ट नहीं चल पाता है या कहीं जाके उसको स्टेबल करना है तो एग्जिट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी, ये बात भी जो है इन्वेस्टर्स देखता है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली 3 अल्फाबेट कवर किए हैं, ए, बी एंड सी। आपको शायद कुछ आइडिया लगा होगा किस टाइप से बिजनेस होता है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम डी से स्टार्ट करेंगे, डी, ई, एफ लेंगे और इस तरह से आगे के अल्फ़ाबेट्स लेके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। करीब 6 वीडियो में बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। आपके लिए ये काफ़ी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। आपके अगर बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर आप अपना स्टार्टअप है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हैं। जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू वेरी